हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तराखंड पीसीएस इंटरव्यू और या फिर मेंस के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अभी जो लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं और उसमें क्योंकि उत्तराखंड में फर्स्ट फेज में पूरा इलेक्शन हुआ है, तो उसमें जो लो वोटिंग है, उसके क्या कारण रहे? क्यों इतनी लो वोटिंग रही लोकसभा इलेक्शंस में उत्तराखंड में? क्योंकि उत्तराखंड की पांचों सीटों पे फर्स्ट फेज में ही इलेक्शन हो चुके हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको अगर कई चैनल्स पे इसको कई जगह आपको इसका आंसर मिल सकता है और आप देखेंगे कि जब सारी टीवी चैनल्स की जो डिबेट्स हैं, न्यूज़पेपर्स की जो डिबेट्स हैं, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, तो हर पॉलिटिकल और हर एक्सट्रीम पे क्या है इस जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया गया है। तो हमारा कंसर्न उनसे थोड़ा-सा अलग है। वहाँ पर कंसर्न पॉलिटिकल ज़्यादा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि इसमें पॉलिटिकली इसको ज़्यादा देखा जा रहा है कि इसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, या फिर इसका किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल देखना है। एक डेमोक्रेटिक और लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस एंगल को देखना है। और हमें ये देखना है कि न्यूट्रल होके कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। इससे दूर हटके हमें इस बात पे फोकस करना है कि ऐसे क्या ऑब्जेक्टिव रीजंस हैं, ऐसे कौन से लॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। और क्योंकि ये बहुत ट्रिकी इशू है, तो हमें इसको एड्रेस अलग तरीके से करना होगा। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमें यदि इंटरव्यू में या मेंस में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो हम कैसे इसको टैकल करेंगे। सबसे पहले हम एक फिगर देखते हैं कि ऑफिशियल फिगर्स है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज है। आप इसमें देखेंगे कि लगभग सभी पांचों जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तराखंड की, वहां पर इलेक्शन जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या हुआ है, डाउन हुआ है। आप हरिद्वार में देखिए 69 था 2029 में, 2024 में 63.53। नैनीताल ये भी देखिए लगभग 4% का डिक्लाइन है। टिहरी लगभग 5% डिक्लाइन है। गढ़वाल 3% डिक्लाइन। अल्मोड़ा इसमें आप देखिए लगभग 4% डिक्लाइन। जो ओवरऑल जो एवरेज है वो 61.88 से 57.24, लगभग 4.5 का इसमें क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। यदि आप देखें तो अल्मोड़ा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो लोवेस्ट जहां पे वोटिंग परसेंटेज रहा और वो गया बिलो 50%। तो अभी देखते हैं कि एनालाइज करते हैं कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले व्हाट वाज दिस स्टेट स्पेसिफिक, क्या ये केवल उत्तराखंड में ही डिक्लाइन हुआ है कि ये पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पर फर्स्ट फेज में इलेक्शंस हुए हैं वहां पे डिक्लाइन हुआ है? तो ये देखिए ये क्या है, एक कंपैरेटिव फिगर है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कि 2029 में और 2024 में। तो यदि आप ये देखें तो लगभग सभी स्टेट्स में, लक्षद्वीप, वेस्ट बंगाल, सभी स्टेट में क्या वोटिंग परसेंट डाउन हुआ है, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू। देखिए जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज लगभग 2% का इस बार बढ़ा है। इसी तरीके से यदि आप देखें तो लगभग सभी स्टेट्स का जो है वोटिंग परसेंटेज क्या हुआ है, डाउन हुआ है। तो इसमें ये दिखाया गया है, तो ये स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। त्रिपुरा में लगभग उतना ही रहा। सिक्किम में भी फॉल हुआ, पुडुचेरी में भी फॉल हुआ, लगभग सब जगह इलेक्शन परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज गिरा है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कि ये डिक्लाइन किया है, काफी स्टीप है। तो उसमें ऐसे स्टेट्स में एक स्टेट हमारा उत्तराखंड, जहाँ पे लगभग 4% का 4.5% का डिक्लाइन हुआ। इसके अलावा यदि आप देखें बिहार में डिक्लाइन हुआ है। नागालैंड में बहुत स्टीप डिक्लाइन है, लेकिन वहाँ पे रीजंस अलग हैं क्योंकि आप जानते हैं कि नागालैंड में 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें पूरा टोटल बॉयकॉट हुआ और 0% वोट पड़ा। इवन वहाँ के जो एमएलए थे उन्होंने भी वोट डालने वो नहीं गए। इसी तरीके से यदि आप देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो कि नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, वहां पर क्या हुआ है, वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन हुआ है। और इसके अलावा लगभग लगभग सभी स्टेट्स में क्या है, वोटिंग परसेंट डाउन हुआ है। तो दिस वाज नॉट स्टेट स्पेसिफिक, ये ओवरऑल पूरे कंट्री के पर्सपेक्टिव में ऐसा हुआ। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, आगे आके देखते हैं। उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में बात करें तो हर चीज में पलायन तो आ ही जाता है। तो यदि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कि पहाड़ी जो जिले हैं, जो खासतौर से सीट्स हैं, खासतौर से जैसे अल्मोड़ा है और गढ़वाल है, इन दो सीट्स पे वोटिंग परसेंटेज सबसे कम रहा। और ये इसी बार नहीं रहा, ये हर बार रहता है। तो पलायन एक मुद्दा है क्योंकि वोटर बाहर पलायन कर गया है, उसका वोटर लिस्ट में अभी भी नाम है। तो इस वजह से क्या हुआ, वहां पे वोटिंग परसेंटेज डाउन रहा है। एक ये जो इशू है, ये इशू जो है ये केवल उत्तराखंड स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे इंडिया के स्पेसिफिक ही सेंटर वर्सेस जो लोकल लीडरशिप होती है। देखिए क्या होता है लोकसभा इलेक्शंस में, जो इलेक्शन का एजेंडा होता है
वो डिसाइड करता है सेंट्रल लीडरशिप, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करती है कि एजेंडा क्या होगा। और जो लोकल पार्टी कैडर होता है वो क्या करता है, लोकल वोटर को मोबिलाइज करता है उस एजेंडा के आसपास कि वो वोट डालने आए। तो ये एक कोऑर्डिनेशन होता है सेंट्रल वर्सेस सेंटर और जो लोकल कैडर होता है उसके बीच में, कि सेंट्रल लीडरशिप एजेंडा डिसाइड करे और लोकल जो कैडर है वो क्या करे, वोटर्स को मोबिलाइज करे। लेकिन अगर अभी की आप बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ वर्षों में एक तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अकाउंटेबिलिटी भी बहुत अलग तरीके से चेंज हो गई है। अब एक तो देखिए जो लोकल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो एमपी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, उनके फेस को ना देख के सेंट्रल लीडरशिप पे वोट डाला जा रहा है। और दूसरा चीज ये है कि अकाउंटेबिलिटी भी सेंट्रल लीडरशिप की हो गई है। अगर जीतते हैं तो उसका जो क्रेडिट जाएगा वो सेंट्रल लीडरशिप को जाएगा, उसमें लोकल लीडरशिप को या लोकल जो कैंडिडेट है या लोकल जो कैडर है उसको नहीं जाएगा। उसका जो क्रेडिट है वो भी सेंट्रल लीडरशिप को जाएगा, और अगर हारते हैं तो भी जो क्रेडिट, जो उसका डिसक्रेडिट है, जो भी उसका वो सेंट्रल लीडरशिप को ही जाना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोकल पार्टी कैडर है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसने वोटर को मोबिलाइज करने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आप सभी ने देखा होगा कि इस बार जो कैंपेन है वो बहुत ही मतलब केवल सेंट्रल लीडरशिप कैंपेन कर रही है। लोकल पार्टी कैडर या लोकल जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स होती हैं वो कैंपेनिंग में इंटरेस्ट इतना नहीं ले रहे हैं। तो इसी वजह से वोटर को मोबिलाइज भी नहीं किया जा पा रहा है, और वोटर तब वोट डालने आता है जबकि उसे मोबिलाइज किया जाए। कुछ ऐसे रीजंस हैं जो इमीडिएट रीजन जो केवल फर्स्ट फेज के लिए रहे, और उत्तराखंड में पूरा फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो गया। तो जैसे ये क्या था, मैरिज सीजन था, और खासतौर से जो 19th जिस दिन वोट था उस दिन क्या था, एक बहुत बड़ा उत्तराखंड में लग्न था। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया, वो शादियों में बिजी हो गए, बारातों में चले गए। क्रॉप हार्वेस्टिंग इस वक्त क्या है, गेहूं की हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है। खासतौर से प्लेन्स में ये बहुत ज्यादा और पहाड़ों में भी चल रहा है, तो जिसकी वजह से भी लोग वोट डालने नहीं आए। फेस्टिवल सीजन जैसा कि नवरात्रि और रामनवमी और इस तरीके की सारे ईद, सारे फेस्टिवल्स इसके आसपास पड़े, तो जिसकी वजह से भी वोट डालने लोग नहीं आए। लॉन्ग वीकेंड आप यदि देखेंगे तो इस वीक में क्या हुआ कि अगर एक दिन की कोई छुट्टी लेता है तो उसे 5 दिन की छुट्टी मिल रही थी, और अगर कोई 3 दिन की छुट्टी लेता है तो उसे 10 दिन की छुट्टी मिल रही थी। तो क्या हुआ कि इस वजह से एक लॉन्ग वीकेंड, और लोगों ने क्या किया, ऐसे अपनी छुट्टियां मैनेज करी। किसी ने एक दिन की छुट्टी ली, किसी ने 3 दिन की छुट्टी ली, और वो अपने लॉन्ग ट्रिप पे निकल गए। खास तौर से अर्बन मिडिल क्लास जो थी वो इस वजह से, जो सर्विस क्लास लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, वो लोग इस वजह से अपने कहीं लॉन्ग ट्रिप पे निकल गए फैमिली, और वोट डालने नहीं आए। तो यदि इसकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को ढंग से प्लान नहीं किया कि क्या 19th को यदि हम वोट डलवाते हैं तो ये सारे जो रीजंस हैं, चाहे वो मैरिज का इशू हो, या क्रॉप हार्वेस्टिंग है, फेस्टिवल सीजन है, लॉन्ग वीकेंड है, इसको उन्होंने ढंग से नहीं प्लान किया। लोकल वर्सेस नेशनल इश्यूज का एक हमारा वो है कि उत्तराखंड स्पेसिफिक, उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में लोकल इश्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है इलेक्टोरेट के द्वारा, जिसमें कि आप देखते हैं भू कानून का इशू है, मूल निवास का इशू है, और उसके अलावा जो खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सड़कों का निर्माण ना हो पाना, फिर वाइल्ड लाइफ का जो लोग हमारे एग्रीकल्चर पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, या वाइल्ड लाइफ ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हैं। तो कई ऐसे इश्यूज हैं, बिल्कुल लोकल इश्यूज हैं, लोकल वोटर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम देखें तो इन इश्यूज, ये इश्यूज इलेक्शन में थे ही नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक्सेप्ट कि जो हमारी यूकेडी या जो कुछ हमारे लोकल कैंडिडेट्स थे इंडिपेंडेंट, उनके द्वारा इन इश्यूज को नेशनल पार्टीज ने नहीं उठाया। तो जब बार बार इलेक्टोरेट ये चीज देखेगा कि भाई उसका जो एमपी का कैंडिडेट्स है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी लाइफ में जो इश्यूज इम्पैक्ट कर रहे हैं उनको नहीं उठाते, या उनके बारे में उनका कोई एजेंडा नहीं है या कोई रोड मैप नहीं है, तो वो क्या कर देता है, धीरे धीरे उसकी उदासीनता इलेक्टोरल सिस्टम के प्रति बढ़ जाती है। तो ये एक कारण रहा कि ज्यादातर जो इश्यूज हैं, जैसे अगर यूसीसी की भी बात करें जिसको कि लोकल लेवल पे बहुत फोकस किया जा रहा था, तो उससे उत्तराखंड की जो आम नागरिक है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से भी वोटर के अंदर क्या है, ये दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन, एक रीजन ये भी हो सकता है। लैक ऑफ कंपटीशन, देखिए क्या है कि इलेक्शन एक कंपटीशन का वो है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजीज या एजेंडा, या जो एक थॉट है उसके बीच में कंपटीशन होता है। लेकिन यदि प्रेजेंट इलेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एक तरफा शुरू से दिख रहा था। एक पार्टी थी जिसे लग रहा था कि उसको जीतना ही है, और दूसरी को लग रहा था कि वो नहीं जीतना बहुत मुश्किल है। इस वजह से लोकल जो
कैडर है वो मोबिलाइज नहीं हुआ, और इसी तरीके से लोकल जो वोटर है, जो कमिटेड वोटर है, वो भी मोबिलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि पहले से ही आउटकम नजर आ रहा था। ये भी एक क्या हो सकता है, कारण हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस एंड डिमोटिवेशन की हम बात करते हैं कि वही जो हम पिछला हमारा पॉइंट है उसी को आगे बढ़ाते हैं कि एक ऐसी कैडर, और या फिर कहे कि एक ऐसा वोटर है जिसको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है कि उसको जो वो जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ बहुत ही डिमोटिवेटेड कैडर और डिमोटिवेटेड वोटर है। तो दोनों ही निकल के बाहर नहीं आए, क्योंकि दोनों ही पहले से ही आउटकम के बारे में आश्वस्त थे। लैक ऑफ गुड कैंडिडेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो डिसाइड किए गए कैंडिडेट्स, चाहे एमपी इलेक्शंस में, तो वो रिपीटेड फेसेस ज्यादातर थे। उनमें एक ऐसा लोगों को लगा कि कुछ भी नया एजेंडा लेके ये नहीं आए हैं। और फिर लोकल कैंडिडेट्स की तो इस वक्त इलेक्शन में कोई ऐसे इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं थी, क्योंकि वोट अगेन जो मैं आपसे कहता कि टोटली सेंट्रलाइज और नेशनल पार्टी लीडरशिप के नाम पे वोट लिया जा रहा है। तो एक ऐसा कैंडिडेट जिसके लिए लोकल लोग वोट देने जाए, जो वोटर निकले कि ये कैंडिडेट हमारा है और इसके लिए हम वोट देने जा रहे हैं, इसकी भी क्या थी, इलेक्शन में कमी दिखी। प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ऐसे कई ऐसे हमारे पास केसेस आए, और खासतौर से लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में केसेस रहे कि लोग वोट डालने गए और उनका वहां पर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो ऐसे देहरादून में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे 50 से ऐसे वोटर ज्यादा वोटर्स निकले, तो ये मान सकते हैं कि 1 से 2% वोट इस वजह से भी कम रहा होगा कि जो वोटर्स थे उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले। तो इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन या फिर जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी होती है। तो ये एक क्या रहा, रीजन रहा। क्या लैक ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड पॉलिटिकल सिस्टम है? इन जनरल इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम के और डिस्ट्रस्ट नहीं है, लोग अभी भी पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ उत्तराखंड, जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो लोकल इश्यूज हैं, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से दोनों नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज या और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि यहाँ पर इलेक्शंस लड़ती हैं, वो अगर लोकल इश्यूज को नहीं उठा रही हैं, वो इशू जो कि यहाँ के लोगों की लाइफ को डे टू डे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो एक डिस्ट्रस्ट की फीलिंग पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ आ रही है कि हमारे इश्यूज को कोई नहीं उठाता। खा जैसे कि क्या है, सपोज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ के साथ जो डेली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहाड़ों में एग्रीकल्चर जो खत्म हो गया है वो किसकी वजह से, वाइल्ड लाइफ की वजह से। फॉरेस्ट लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए कि गांव में रोडें नहीं बन पा रही हैं। तो ये कई ऐसे इश्यूज हैं जिसकी जो कि यहाँ का वोटर चाहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम उसे उठाए, लेकिन जब वो नहीं उठ पाता तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर ट्रस्ट की कमी आती है। लैक ऑफ एक्टिविटी बाय प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स इन सिविल सोसाइटी। यदि आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों में ये जो 3 इंपॉर्टेंट हमारे डेमोक्रेसी के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसमें कि प्रेशर ग्रुप हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हैं, सिविल सोसाइटी है, इनकी एक्टिविटी कम हुई है। ऐसा नहीं है कि ये आज नहीं है, ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हो गए, लेकिन इनका एक जो वाइब्रेंट रोल होता है वो क्या हुआ है, धीरे धीरे कम हुआ है। जिसकी वजह से, और ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए 2 कारण है इसके, कि पॉलिटिकल सिस्टम इसका एक कारण है, दूसरा कारण है कि ओवरऑल जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से हो, या फिर हम कहें कि इकोनॉमिक जो चेंजेस आए हैं, जो इनकम बढ़ी है लोगों की, तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप और सिविल सोसाइटी खासतौर से उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में कम एक्टिवेट हुई है। हम इसे इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो इस वजह से भी क्या हुआ है, थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि ये लोग भी क्या करते हैं, वोटर्स को काफी अच्छा मोबिलाइज करते हैं, लेकिन जब इनकी एक्टिविटी थोड़ा प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वोटर का मोबिलाइजेशन कम होता है इससे भी। इलेक्शन बॉयकॉट एक बहुत बड़ा इशू रहा। आप जानते हैं कि फाइनली उत्तराखंड में 25 ऐसे विलेजेस थे जिन्होंने क्या किया, टोटल इलेक्शन कंप्लीट इलेक्शन का बॉयकॉट किया। 70 से ज्यादा इनिशियली ऐसे विलेज थे जिन्होंने अनाउंस किया था कि हम वोटर इलेक्शंस का बॉयकॉट करेंगे, और 25 ने फाइनली किया। तो ये जो इवन जो 70 जो जिन्होंने जिन्होंने पहले अनाउंस किया था लेकिन फिर किया नहीं, वहां भी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। तो ये भी एक क्या कहा, कारण रहा किसका, इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज कम रहने का। और इसका क्या कारण था, उन्होंने क्यों, जो इसमें 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, एक थे रोड, सबसे इंपॉर्टेंट इशू था, चाहे वो प्लेन्स में हो या पहाड़ों में हो, कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन गांव में नहीं हुआ है, जहां हुआ है वहां कच्ची रोडें हैं। तो ये एक क्या कारण था इलेक्शन बॉयकॉट का। दूसरा था कि खासतौर से तराई और भाबर एरिया में फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जो फॉरेस्ट में जो कई खत्ते हैं, गोट हैं, उन लोगों को जो अभी तक लैंड राइट्स फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत नहीं दिए गए हैं, उन लोगों ने भी क्या किया था, इलेक्शन बॉयकॉट की बात करी थी।
उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो हिल प्लेन डिस्पैरिटी हमेशा आ जाती है, हिल वर्सेस प्लेन। तो क्या इस इलेक्शन में हिल वर्सेस प्लेन मतलब क्या हिल्स और प्लेन में कोई वोटिंग जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है उसमें कोई डिफरेंस मिला? तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर बात करें तो नैनीताल में देखिए 2019 में 9.73% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था और इस बार 7.5% डिक्लाइन हुआ है। तो यदि हम देखें तो ये 2014 के लेवल से अभी भी ज़्यादा रहा है यहाँ पे। तो प्री 2014 लेवल तो हम हैं ही, लेकिन इस बार 19 से कम हुआ है। ओवरऑल डिक्लाइन देखिए 7.50%। नैनीताल में केवल 2 ऐसी सीट्स हैं जहाँ पे क्या है कि टोटल हिल हैं, बाकी सारी प्लेन्स की सीट हैं। तो यदि हम हिल्स की सीट करें तो भीमताल और नैनीताल दोनों में ही वोटिंग परसेंटेज लोवेस्ट रहा। अच्छा, ये अगर 2019 में देखें तो वहां भी ये लोएस्ट ही था। तो इन जनरल ये है कि पहाड़ में वोटिंग परसेंटेज कम रहता है। यदि हम डिक्लाइन की बात करें तो हाईएस्ट जो डिक्लाइन रहा है वो बाजपुर जो प्लेन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा है। तो यदि हम ओवरऑल जो 7.57% जो डिक्लाइन आया है उसको देखें तो वो डिक्लाइन डिक्लाइन प्लेन्स में ज्यादा है। वोटिंग परसेंटेज जरूर पहाड़ों में कम रहा है, लेकिन डिक्लाइन का जो परसेंटेज है वो क्या है, मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा है। तो इससे कहा जा सकता है कि ये जो वोटर का जो डिक्लाइन हुआ है परसेंटेज वो हिल स्पेसिफिक नहीं है, एटलीस्ट नैनीताल सीट के लिए। ये टिहरी की सीट की यदि हम बात करें तो टिहरी भी सीट क्या है, पार्शियली हिली और पार्शियली प्लेन है। तो 2014 में यहाँ 7% इंक्रीज हुआ था, 2019 में 1%। तो यदि हम 2009 के लेवल से बात करें तो 2019 में 8% ज्यादा हुआ था, लेकिन 2024 में 5% का डिक्लाइन हुआ है। तो यदि हम इसे कंपेयर करें 2009 से तो अभी भी ये क्या है, 3% ज्यादा हुआ है यहाँ पे। 2009 के लेवल से 3% ज्यादा वोटिंग आज भी है। यदि फिर हम हिल प्लेन्स की बात करें तो यहाँ भी हमें वही दिखता है कि जो हिल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे वोटिंग कम हुई है, लेकिन डिक्लाइन क्या है, अक्रॉस द बोर्ड ज्यादा है और खासतौर से प्लेन वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिक्लाइन ज्यादा हुआ है। ये अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 2014 में यहाँ पे 7% इंक्रीज था, 2019 में 1% इंक्रीज था और 2024 में 6% डिक्लाइन हुआ है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो 2009 के लेवल से अभी भी 2% वोटिंग ज्यादा हुई है। अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी लोएस्ट वोटिंग परसेंटेज रहा उत्तराखंड में 46.94%। और उत्तराखंड में हमेशा ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोएस्ट वोटिंग परसेंट रहता है। लास्ट टाइम भी कितना था, 51.82% था। सारी की सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर ये हिल की पूरी सीट्स हैं, तो यहाँ डिक्लाइन भी हुआ है। अल्मोड़ा में देखिए 10.55 का डिक्लाइन हुआ, हाईएस्ट डिक्लाइन है ये। तो ओवरऑल डिक्लाइन भी यहाँ बहुत ज्यादा है और ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज भी कम है। गढ़वाल की यदि हम फील करें तो इसमें ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसी हिल्स की हैं, एक दो क्या है वो प्लेन्स की हैं, जिसमें रामनगर है, कोटद्वार है, एक है प्लेन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो 2014 में 5% इंक्रीज था, 2019 में 1% इंक्रीज था और 2024 में 3.6% डिक्लाइन हुआ। तो अभी भी यदि हम देखें तो 2.4% का 2009 से हाई वोटिंग परसेंटेज गया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर हम बात करें इसकी प्लेन और हिल की बात करें तो ये फिर यहाँ दिखता है, देखिए चौबट्टा खाल उत्तराखंड में लोवेस्ट वोटिंग परसेंटेज कहाँ रहा, चौबट्टा खाल में 40.62%। तो हिल अगेन हिली एरियाज में क्या है, वोटिंग कम हुई है और डिक्लाइन हिल और प्लेन दोनों जगह हुआ है। यहाँ पर देखिए अगर हम रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 5% का लगभग डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे, जो कि प्लेन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज 61.60% यहाँ पे रहा है। तो वही चीज की हिल्स में वोटिंग कम होती है लेकिन डिक्लाइन दोनों जगह रहा है। हरिद्वार ये क्या है, पूरी तरीके से क्या है, एक प्लेन की कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें कोई हिल की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है और यहाँ पर हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज रहा उत्तराखंड की पांचों सीटों में। लेकिन 2019 में भी यहाँ 3% डिक्लाइन आया था और 2024 में 6% डिक्लाइन। तो यदि हम बात करें 2024 के लेवल से तो 9% का डिक्लाइन यहाँ पे आया है। हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज रहा लेकिन डिक्लाइन फिर सब जगह रहा। देखिए भगवानपुर में सबसे ज्यादा 8.74% का डिक्लाइन यहाँ पर हुआ। तो ये क्या है, डिक्लाइन हरिद्वार में भी रहा। अब क्या ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है? तो अगर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन क्या फेल हो गया इसमें, तो हम इसमें इसको हम कभी हाँ नहीं बोलेंगे कि आप जब भी आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन का फेलियर है। और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान केवल 3 लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है।
पूरा सिस्टम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के जितनी पूरी ब्यूरोक्रेसी है सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, एक होमगार्ड के जवान से, एक पीआरडी के जवान से लेके जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये सब क्या है? इलेक्शन कमीशन है। तो यदि आप ये कहते हैं कि हाँ, ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर था, तो आप इन सब पूरे सिस्टम को फेल करने की बात कर रहे हैं। तो हम नहीं मानते कि ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है। हाँ, इतना जरूर है कि वोटिंग की जो डेट डिसाइड हुई उसकी प्लानिंग थोड़ा अच्छे से करनी चाहिए थी, ताकि जो ये लॉन्ग वीकेंड है, फेस्टिवल सीजन है, क्रॉप कटिंग सीजन है, इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? बहुत अच्छा रोल प्ले किया, काफी अच्छे एफर्ट किए थे। उत्तराखंड में जो वोटिंग का टारगेट रखा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो 75% था, जो कि पिछले साल से बढ़ाने की बात हुई थी। उसके लिए देखिए, डोर टू डोर पोलिंग की व्यवस्था थी, जो 80 प्लस जो वोटर्स हैं, जो मतलब 80 ईयर से ज्यादा एज के वोटर्स हैं, जो पीडब्ल्यूडी मतलब जो दिव्यांग वोटर्स हैं, उनके लिए डोर टू डोर वोटिंग की व्यवस्था करी गई थी गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि उन्हें बूथ पे ना आना पड़े। पिंक बूथ्स की बात हुई थी, केवल वुमेन स्पेसिफिक, केवल महिलाओं के लिए बूथ बनाए गए थे। स्पेशल फैसिलिटीज फॉर सीनियर सिटीजन दी गई थी, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए, चाहे व्हील चेयर की बात हो या रैंप की बात हो, वो सब दिए गए थे। प्रोविजन ऑफ टॉयलेट एंड ड्रिंकिंग वाटर, हर वोटिंग बूथ पे क्या था? ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था थी। इसके साथ साथ चाहे आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, ईवीएम्स की बात करें, तो सारी वो इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा काम किया था। स्वीप कार्यक्रम की आप बात करें, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये क्या है? इलेक्शन कमीशन का एक ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि वोटर को क्या करता है? इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, या वोटर को इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करता है। तो इस बार की जो हमारी ये देख ली टैगलाइन भी थी, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये क्या थी? इलेक्शन कमीशन ने टैगलाइन जारी की थी। तो स्वीप क्या है? स्वीप इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर वोटर एजुकेशन, स्प्रेडिंग वोटर अवेयरनेस एंड promoting voter literacy in India. It is a multi-intervention program that reaches out through different modes and media to educate citizens, electors and voters about electoral process in order to increase their awareness and promote their informed participation. तो ये क्या है? स्वीप प्रोग्राम है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें नुक्कड़ नाटक हो गए या अलग अलग जो मोड्स होते हैं, उनके थ्रू लोगों को वोट डालने के लिए प्रमोट किया जाता है। ये भी बहुत वाइड स्केल पे इलेक्शन कमीशन ने इस बार चलाया था। क्या ये फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी है, या फिर क्या कहते हैं इलेक्टोरेट ने डेमोक्रेसी को नेगेट कर दिया है? तो इसका आंसर क्लियरली नहीं होगा। ऐसे किसी भी आंसर को आप हाँ नहीं बोलेंगे। क्यों? देखिए, जैसा कि हमने देखा कि 2009 के लेवल से अभी भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा है। तो इट मीन्स कि जो वोटिंग परसेंटेज है, वो अगर हम पिछले दो डिकेड की बात करें, तो वो अभी भी क्या रहा है? ज्यादा रहा है। 2 दशकों में अभी भी हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी को नेगेट कर दिया गया है अभी भी। और दूसरा, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है, तो इसके बारे में कोई भी जजमेंट ले लेना कि ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाएगा, ऐसा भी अभी नहीं है। तीसरी चीज यह है कि डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ी चीज है, उत्तराखंड एक सिस्टम है इंडिया के कंटेक्स्ट में, और उसमें इलेक्टोरल का एक पर्टिकुलर फेज में कम आना ये नहीं दिखाता कि ये डेमोक्रेसी का फेलियर है या ये डेमोक्रेसी का नेगेशन है। फेलियर ऑफ इलेक्टोरेट, अगेन नहीं, ये फेलियर ऑफ इलेक्टोरेट भी नहीं है, क्योंकि अब वही यही दो लॉजिक कि अभी भी वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है? काफी ज्यादा रहा है। तो इसे हम फेलियर ऑफ इलेक्टोरेट भी नहीं कह सकते। फेलियर ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं, अभी भी जो इलेक्शंस हैं वो क्या है? पूरी तरीके से फेयर हैं, फेयरलेस हो रखे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट इलेक्शंस हैं, इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है, तो हम इसको फेलियर ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस भी नहीं कह सकते। अब हम क्या कर सकते हैं कि वोटिंग परसेंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, इसके लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, इट इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? इलेक्शन कमीशन केवल फैसिलिटीज दे सकता है, इलेक्शन कमीशन फैसिलिटेट कर सकता है, जैसा कि हमने पीछे देखा, चाहे स्वीप का कार्यक्रम हो, चाहे हर बूथ पे व्यवस्थाएं करनी हो, चाहे डोर टू डोर वोटिंग हो, ये सब काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो वोटर का मोबिलाइजेशन है, वो कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, प्रेशर ग्रुप्स करेंगे। तो हमें इसमें ये देखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका जो कैडर है और जो प्रेशर ग्रुप है, सिविल सोसाइटी है, वो भी वोटर मोबिलाइजेशन करे, तो क्या हो सकता है? वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। और इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा प्लानिंग अच्छी करनी है और प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है। ये एक ड्यूटी ऑफ इलेक्टोरेट भी है कि हर इलेक्टोरेट की ड्यूटी है
हर वोटर की ड्यूटी है क्या करे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। इसके लिए हमें उसे एजुकेट करना होगा, अवेयरनेस और ज़्यादा फैलानी होगी और फैसिलिटेट करना होगा कि हर वोटर वोटिंग बूथ पे आके इलेक्शन वहाँ पे वोट दे सके। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। देखिए, डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जबकि डिसेंट्रलाइजेशन होगा। सेंट्रलाइजेशन इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, खासतौर से लोकल बॉडीज़ को हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक्स हों वोटिंग में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने आएँ, वो उनको मोबिलाइज़ करें। चेंज पॉलिटिकल कल्चर, हाँ, एक हम ओवरऑल अब क्या है ना, इंडिया एक ऐसी स्टेज में पहुंच चुका है जहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर को भी चेंज करने की जरूरत है, जिसमें परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी, जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया है उसको इम्प्लीमेंट करना और एजुकेशन, हेल्थ जैसे इश्यूज पे फोकस करना जो रियल इश्यूज हैं लाइफ के। तो ओवरऑल एक पॉलिटिकल कल्चर को भी चेंज करने की जरूरत है, ताकि एक ऐसा वोटर जो घर से इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उसे ये लगता है कि हमारे इश्यूज से पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी एड्रेस नहीं कर रही हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एड्रेस नहीं कर रही है, तो उस वोटर को भी वोटिंग बूथ तक लाया जा सके। प्लानिंग एट इलेक्शन कमीशन लेवल, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसा कि मैंने बताया कि डे ऑफ पोलिंग को हमें ऐसे प्लान करना चाहिए था कि जो कि एक लॉन्ग वीकेंड पे या फेस्टिवल सीजन में, मैरिज सीजन में, क्रॉप कटिंग सीजन में नहीं पड़ता, तो इससे कुछ वोटिंग परसेंटेज जरूर पड़ता। साथ ही जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की जो प्रॉब्लम आई, कई वोटर्स के जो नाम थे वो क्या थे, वोटर लिस्ट से गायब थे, वो भी इलेक्शन कमीशन को वहां पे भी प्रिपरेशन की जरूरत है। इज ऑनलाइन वोटिंग अ सॉल्यूशन? यस, ऑनलाइन वोटिंग इज अ सॉल्यूशन। और अब धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन को ऑनलाइन वोटिंग के बारे में सोचना भी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन जो वोटर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराया जा रहा है। सर्विस वोटर्स के लिए भी इस तरीके की फैसिलिटी अभी एक पार्शियल तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो क्यों ना जो आम इलेक्टोरेट है उसके लिए भी इसको लाया जाए। इससे क्या फायदा होगा? एक तो जो हमारी मोबाइल पॉपुलेशन, जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, जो कि इकोनॉमी की वाइब्रेंसी की वजह से बढ़ती जा रही है, वो भी अपना वोट डाल पाएगी। इंडिया एक आईटी सुपर पावर है, तो हमारे पास इसके सॉल्यूशंस होने ही चाहिए। ये कहना कि हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम कैसे इसको एक सेफ एंड सिक्योर वोटिंग ऑनलाइन करा पाएंगे, वो भी गलत है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी एन आईटी सुपर पावर। यूथ, खास तौर से जो यंग वोटर्स है, चाहे वो अपने एजुकेशन की वजह से या जॉब की वजह से अपने प्लेस ऑफ जहाँ लिविंग है, जहाँ पे उसका वोटर लिस्ट में नाम है, उससे दूर रहता है। तो उसको अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग डलवानी है तो उसके लिए भी हमें ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था करनी होगी। और मिडिल क्लास, खास तौर से जो सर्विस क्लास है, मिडिल क्लास है, जो कि अपने घर से दूर जॉब कर रहे हैं, सपोज आईटी सेक्टर में है या किसी भी और सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में है या मर्चेंट नेवी में है, ऐसी कई ऐसी सर्विसेज हैं जो कि घर से दूर रह के लोग काम कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और यदि ऑनलाइन वोटिंग होती है तो और अधिक से अधिक वोटर्स वोट इसमें पार्टिसिपेट इलेक्टोरल प्रोसेस में कर पाएंगे। इज मेकिंग वोटिंग कंपलसरी अ सॉल्यूशन? क्या वोटिंग को कंपलसरी कर देना चाहिए? तो आपका आंसर इसमें नो होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, हमेशा एक चॉइस की बात है। हम किसी भी वोटर को कंपेल नहीं कर सकते कि आप वोटिंग देने आओ। आप इसकी दूसरी तरफ सोचिए, यदि हम इसको ऐसा कर देते हैं और कोई जेन्युइन रीजन से भी वोट डालने नहीं आ पाता, तो कल के दिन उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है, और ये क्या होगा, एक अच्छा नहीं होगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए। कई बार ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है क्योंकि अब तो नोटा भी है, अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा दो, इसलिए वोटिंग को कंपलसरी किया जाए, काफी लोगों का आर्गुमेंट है। लेकिन हम कभी भी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या डेमोक्रेटिक और लिबरल जो डेमोक्रेसी है वहां पर इस टाइप के स्टेप्स नहीं ले सकते। साइमल्टेनियस लोकल स्टेट नेशनल इलेक्शन इज अ सॉल्यूशन? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हाँ, ये एक क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर फैटिग भी आ जाता है। तो बार बार वोट डालने से वोटर एक फटीग, एक थकावट फील करने लगता है। तो अगर हम साइमल्टेनियसली लोकल स्टेट नेशनल इलेक्शन कराते हैं तो वो फटीग नहीं आएगी। दूसरी चीज ये है कि उस वक्त वोटर को मोबिलाइज करने के अलग अलग तरीके हो जाएंगे। जैसे कि अभी केवल नेशनल लीडरशिप वोटर को मोबिलाइज कर रही है, उस समय क्या होगा, जो एमएलए होगा, एमएलए का कैंडिडेट, एमपी का कैंडिडेट, वो दोनों क्या करेंगे, वोटर को मोबिलाइज करेंगे। लोकल इलेक्शन में जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेगा, जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगा, ब्लॉक पंचायत का चुनाव लड़ेगा, या फिर पार्षद का चुनाव लड़ेगा, मेयर का चुनाव लड़ेगा, ये सब क्या करेंगे, वोटर को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ तो ये होगा कि वोटर को केवल 5 साल में एक बार वोट डालने जाना है, तो उसको एक थकावट और फटीग फील नहीं होगा। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके भी इंटरेस्ट क्या होंगे, एक साथ मिल जाएंगे। तो एक ग्राम प्रधान के कैंडिडेट से लेके, पार्षद के कैंडिडेट से लेके
जो नेशनल एमपी जो सांसद का कैंडिडेट है वो सब मिलके वोटर को मोबिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या जाएगा। तो हमें इस तरफ सोचना चाहिए, एक सॉल्यूशन यहाँ से निकल सकता है। जब भी आपसे इंटरव्यू में या मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है क्या क्या, एंटी डेमोक्रेसी रिटोरिक। कहीं पर भी आपका ऐसा ओपिनियन नहीं आना चाहिए कि आप कोई डेमोक्रेसी के खिलाफ बोल रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप के अगेंस्ट हैं। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन या सिस्टम अप्रोच, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा सिस्टम है, कहीं पे ये नहीं कहना कि भाई इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से फेल हो गया या डिस्ट्रिक्ट मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो गई, इस तरीके की बातें हमें इंटरव्यू में नहीं बोलनी है। पार्टीजन अप्रोच, जो पॉलिटिकल पार्टीजनशिप है उससे आपको बिल्कुल अलग रहना है, दूर रहना है। कहीं पर भी अपना आपकी पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है या आपका ओपिनियन क्या है उस चीज को यहाँ पर इंटरव्यू में या मेंस में नहीं लाना है। कम्युनल ओवरटोन, किसी भी तरीके का कम्युनल ओवरटोन आपके इसमें नहीं होना चाहिए। रीजनल लिंग्विस्टिक कास्ट आइडेंटिटीज की बात आपके आंसर्स में नहीं आनी चाहिए। इमोशनल आउटबर्स्ट, हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर लीडर पसंद ना हो, उसके खिलाफ आप इमोशनल आउटबर्स्ट इंटरव्यू में ना कर बैठे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल मतलब क्योंकि हम यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्या होगा, ट्रिकी क्वेश्चन होगा। कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन और खासतौर से इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या करना है कि इससे बाहर निकलना है। ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है, आप इस ट्रैप में मत फंसना। पर्टिकुलरली आपकी पर्सनल जो पॉलिटिकल जो भी थिंकिंग है उसको वहां पर आपको नहीं लाना है। आंसर आपका रैशनल और लॉजिकल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और प्रो सिस्टम होना चाहिए कि हम किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, क्या क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या क्या पॉलिटिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। विदाउट एनी पार्टीजन अप्रोच आपको इस पे काम करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये अपने इंटरव्यू को की क्वेश्चंस को एड्रेस करने में। आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू, ऑल द